बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। 10th क्लास की केमिस्ट्री का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जनरल खसूसियात। आज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जनरल खसूसियात के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो जनरल खसूसियात हैं वो हम सबसे पहले इसकी जो जनरल खसूसियात हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी जो जनरल खसूसियात हैं वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो खसूसियात हैं वो ये हैं। हम ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक खसूसियात की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो जनरल खसूसियात हैं उसमें हम सबसे पहले ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कंपोजिशन, ओरिजिन, कंपोजिशन, कोवलेंट लिंकेज, सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, स्टेबिलिटी और आतशगीर, आइसोमरिज्म और रिएक्शन का रेट। हम 10 खसूसियात पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जनरल खसूसियात में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 10 खसूसियात जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा कि हम पढ़ेंगे ओरिजिन के बारे में, हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, हम कोवलेंट लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे, और फिर सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, स्टेबिलिटी, आतशगीर, आइसोमरिज्म और रिएक्शन का रेट, इनके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। चले हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं। ओरिजिन का मतलब होता है कहाँ से, कैसे बनते हैं, क्या बुनियाद क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बनने की जो बुनियाद है वो क्या है। जो कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पौधों और जानवरों से हासिल किए जाते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनका जो ओरिजिन है, जो कुदरती तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो ज़्यादातर जानवरों से और पौधों से हासिल किए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आमतौर पर जो हैं ये जानवरों और पौधों से हासिल किए जाते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मिनरल्स और चट्टानों से हासिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक और बात यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे। यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों के ओरिजिन हमने पढ़ने हैं, दोनों के हमने कंपैरिजन पढ़ लेना है। तो बाज़ दफ़ा पेपर में आता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के खसूसियात हैं उनका आपस में मुवाजना करें। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों की हम खसूसियात का मुवाजना भी साथ साथ करते जाते हैं। जैसे हमने ओरिजिन पढ़ा है तो ओरिजिन में क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये जानवरों और पौधों से हासिल होते हैं, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मिनरल्स और चट्टानों से हासिल किए जाते हैं। तो ये था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ओरिजिन। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जानवरों और पौधों से हासिल होते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये कहाँ से हासिल होते हैं, ये मिनरल्स और चट्टानों से हासिल होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कंपोजिशन। कंपोजिशन जैसे नाम से ज़ाहिर है, कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट। कंपोजिशन का क्या मतलब होता है, बनावट। यानी इनकी बनावट किस तरह की है। तो बनावट जो है ये हम पढ़ेंगे कि इनके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से जो एटम्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके जो बुनियादी अज्जा हैं कार्बन और हाइड्रोजन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बुनियादी अज्जा हैं वो क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, जबकि कुछ कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के साथ चंद दूसरे एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, हैलोजेंस, ऑक्सीजन और सल्फर वगैरह से मिलकर भी बनते हैं। तो ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपोजिशन के। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन ये होते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, हैलोजेंस, ऑक्सीजन और सल्फर वगैरह भी शामिल हो जाती है। तो इस तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी जो कंपोजिशन में कार्बन और हाइड्रोजन होती हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर वगैरह भी इसके अंदर शामिल हो जाती है। इससे भी मिलकर ये बनते हैं। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स बनाते हैं। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं तमाम एलिमेंट्स से मिलकर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बनते रहते हैं। मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में मुख्तलिफ प्रोपोर्शन से मिलकर मुख्तलिफ एलिमेंट्स बनाते हैं। तो इस तरह
कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं उनके जो कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड मरकबात कार्बन और हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्स हैं उनके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम मिलकर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये था कंपोजिशन। अब हम तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर है कोवलेंट लिंकेज। कोवलेंट लिंकेज का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो ये हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि पोलर या नॉन पोलर हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये इनमें जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो कोवलेंट होती है, तो कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जबकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा जो होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये बात बहुत आसान है, ये खसूसियत बहुत ज़्यादा आसान है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो कौन सी होती है? वो कोवलेंट होती है। तो जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? उनमें ज़्यादातर आयनिक बॉन्डिंग होती है। चौथे नंबर पे है सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है हलपजीरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे हमने जो पिछला चैप्टर था 9th क्लास में भी पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मसलन अल्कोहल, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह में सॉल्युबल होते हैं। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होते हैं। वो ये अब हमने देखा है कि ये दो किस्म के सॉल्वेंट होते हैं, कुछ पोलर सॉल्वेंट होते हैं, कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दो किस्म के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मसलन अल्कोहल, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह में सॉल्युबल होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। वो किसमें? पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। तो जो अल्कोहल है, बेंजीन है और कार्बन डाइसल्फाइड है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल होते हैं, और क्योंकि ये नॉन पोलर लिंकेज की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मसलन अल्कोहल, बेंजीन और कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह में सॉल्युबल होते हैं, जबकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसा कि जो आयनिक बॉन्ड रखने की वजह से पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। तो ये था सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हल होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। नंबर 5 पे है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्या उनमें से जो बिजली है वो आसानी से गुजर जाती है या नहीं गुजर सकती। ये हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कोवलेंट बॉन्ड्स की मौजूदगी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी के नाकिस कंडक्टर होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स की मौजूदगी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के नाकस कंडक्टर होते हैं, यानी इसमें से बिजली आसानी से नहीं गुजर सकती। नाकस कंडक्टर का मतलब ये है कि आसानी से बिजली जो है वो कोवलेंट कंपाउंड में से आसानी से नहीं गुजर सकती, जबकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयनिक होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी के ताकतवर कंडक्टर होते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ताकतवर कंडक्टर हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो नाकस कंडक्टर होते हैं। तो ये भी इसकी खुसूसियत है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के नाकिस कंडक्टर हैं और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के ताकतवर कंडक्टर होते हैं। 6 नंबर पे है हम पढ़ते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितने कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, और जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस तरह के होते हैं ये हम पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं और ये वोलेटाइल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। तो जो इनऑर्गेनिक होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट निस्बतन ज़्यादा होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट निस्बतन ज़्यादा होते हैं। स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अपने आप को कितनी हद तक स्टेबल रख सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, इसलिए इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की निस्बत हरारी तौर पर कम स्टेबल होते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं,
इसलिए इनकी स्टेबिलिटी भी कम होती है। 8वें नंबर पे है आतिशगीर, यानी आग को पकड़ने की सलाहियत। आतिशगीर का मतलब होता है आग को पकड़ने की सलाहियत। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के मकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये जल्द आग पकड़ लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, बहुत जल्द आग को पकड़ लेते हैं। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादातर आग नहीं पकड़ते, इतनी जल्दी से आग नहीं पकड़ते। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, जल्द आग को पकड़ लेते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये आग को इतनी जल्दी नहीं पकड़ते। आइसोमरिज्म ये बहुत ही अहम खसूसियत है, जिसमें हमने पीछे भी पढ़ चुके हैं। आइसोमरिज्म की तारीफ हम पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज डिफरेंट हों, हम उसको आइसोमरिज्म कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी ये हिसाब से एक अहम खसूसियत है कि वो आइसोमरिज्म शो करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिसाब से अहम खसूसियत आइसोमरिज्म है। इनकी यह खसूसियत इन्हें इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग करती है। तो आइसोमरिज्म ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ही अहम खसूसियत है। आइसोमरिज्म की वजह से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग होते हैं। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमरिज्म बहुत कम होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमरिज्म बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमरिज्म बहुत कम होती है। लास्ट में है रिएक्शन का रेट, यानी रिएक्ट करने की रफ्तार ऑर्गेनिक कंपाउंड की और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड हम दोनों की पढ़ते हैं कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है या इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है। तो कोवलेंट लिंकेज की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन कुदरती तौर पर मॉलिक्यूलर होते हैं, ये आमतौर पर सुस्त रफ्तार में होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, सुस्त रफ्तार में होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन सुस्त रफ्तार में होते हैं और इन्हें वकूफ़ पज़ीर होने के लिए मखसूस हालात जैसा कि टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट की ज़रूरत होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन का रेट है वो सुस्त रफ्तार में होता है क्योंकि ये मॉलिक्यूलर होते हैं और इनके रिएक्शन करने के लिए मखसूस टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट की ज़रूरत होती है, फिर ये रिएक्शन वकूफ़ पज़ीर होते हैं। तो रिएक्शन का रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन के रेट क्या होते हैं, बहुत सुस्त रफ्तार में होते हैं, जबकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शन का रेट है वो तेज़ रफ्तार में होते हैं। तो ये था आज का हमारा सब्क जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की खसूसियात पढ़ी हैं। तो उम्मीद है कि जो हमने पढ़ी हैं 10 खसूसियत हमने पढ़ी हैं, ये आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही ये आसान सी खसूसियत थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।